व्यावसायिक निगमन रूपरेखा, जिसे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आप कहते हैं, या फिर कंपनी लॉ, जहां पर अनुबंध, ठहराव, प्रतिफल, स्वीकृति इत्यादि से संबंधित अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। ये है उनका ऑडियो लेक्चर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको अनुबंध क्या है, ठहराव क्या है, प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है, ये सब मैंने बताया था। आज हम उसके आगे को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें प्रतिफल और इत्यादि टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे और अलग अलग चैप्टर हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। जो बच्चे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, जिनका अभी अब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, उनके एग्ज़ाम में भी इस विषय से पूरे 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आपको बताने के लिए और याद करवाने के लिए ये ऑडियो लेक्चर है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के ऑडियो लेक्चर को। आज हमें पढ़ना है पार्ट 5, प्रतिफल। तो आपने अनुबंध की परिभाषा अच्छे से जान ली है कि अनुबंध के निर्माण में ठहराव को राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 अंगा के अनुसार हर एक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वह ठहराव कहलाती है। अब आपने यहाँ प्रतिफल हो सुना है, तो प्रतिफल का मतलब क्या होता है ये आपको अब पता चलेगी। ठीक है, तो वचन और प्रतिफल दोनों का होना आवश्यक हो जाता है ठहराव में। इसके साथ ही साथ अधिनियम धारा 25 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव व्यर्थ है। मगर अगर आप सामने वाले से कुछ लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपने कुछ अनुबंध किया हुआ है तो वो ठहराव नहीं कहलाएगा, व्यर्थ ठहराव घोषित कर दिया जाएगा। साधारण तौर पर प्रतिफल का तात्पर्य किसी कार्य का लोप 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 मतलब समझ रहे हैं ना। लोप जैसे कि हम लाभ बोलते हैं या लालसा बोलते हैं, तो कार्य का लोप जो किया जा चुका है या किया जा रहा है, या जिसे करने का वचन दिया गया है, के बदले में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ न कुछ दिया जाता है या देते हैं। राजनियम की दृष्टि से प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। ठीक है, राजनियम क्या कहता है कि जो भी प्रतिफल है वह वास्तविक होनी चाहिए, वह मूल्यवान होना चाहिए। कल्पनात्मक रूप से अगर कोई बातें की गई है तो वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परिभाषा है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिन्होंने इसको स्पष्ट किया है, तो सुनिएगा ध्यान से। पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक स्टोन के बारे में, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रतिफल वह मुआवजा है जो अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। बहुत ही सही और स्पष्ट परिभाषा है इनकी, इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा है पोलक का। पोलक के अनुसार प्रतिफल एक ऐसा मूल्य है जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार के मूल्य के बदले में दिया गया वचन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, सबके अलग अलग समझ है और उनके हिसाब से उनकी परिभाषा है। अब पैटरसन ने क्या कहा है उसको सुनिए। उन्होंने कहा है प्रतिफल किसी दूसरे कार्य को प्रतिफल किसी ऐसे कार्य को कहते हैं जिनका राज्य नियम की दृष्टि से कुछ मूल्य हो, वह और वह वादी को कुछ लाभ या प्रतिवादी को कुछ हानि या अहित पहुंचाने वाला हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपको सरल लगे आप कोई दो पढ़ लेंगे और अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, दिया बहुत कुछ है। आगे बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रतिफल का वैधानिक परिभाषा। उसके बाद है वचनदाता की इच्छा। फिर है वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। तो हर एक पॉइंट को हम टच करेंगे, तो सुनिए ध्यान से ताकि आपको अच्छे से याद हो और अपने एग्जाम में आप लिख सकें। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार मैं याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, प्रतिफल की वैधानिक परिभाषा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 घ के अनुसार प्रतिफल शब्द को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने की विरत रहा है या करना चाहता है या करता है, करने से विरत रहता है या करने से विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य वितरित या वचन या उस वचन के प्रतिफल उस वचन के लिए वह प्रतिफल कहलाता है। तो ये जो आपने कर नहीं करता ये सब जो सुना, ये उस परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। वचनदाता की इच्छा पर क्या होता है उसको सुनिए। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 घ के अनुसार प्रतिफल की परिभाषा के अनुसार प्रतिफल का तात्पर्य कार्य और विरति या वचन से है।
एक ऐसा कार्य या वृत्ति या वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। यदि कार्य वचनदाता की इच्छा पर नहीं किया गया है या किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया गया है तो इसे राज नियम की दृष्टि से प्रतिफल नहीं माना जाएगा। ठीक है। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के बाद में अ ने जिलाधीश के आदेश पर एक बाजार का निर्माण किया। ब तथा कुछ अन्य लोगों ने बाजार में दुकानें ली और अ को वचन दिया कि दुकान में अपनी एजेंसी द्वारा बिक्री कर वह अ को कमीशन देगा। अब ब ने उसे कमीशन का भुगतान नहीं किया जिसे प्राप्त करने के लिए अ ने ब को वादा किया था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि ब द्वारा कमीशन देने का वचन अ द्वारा प्रतिफल के अभाव में वैधानिक रूप से पालन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अ ने ब की इच्छा पर नहीं बल्कि जिलाधीश के आदेश पर बाजार का निर्माण करवाया था। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रतिफल को और परिभाषित करते हैं। कुल मिलाकर आपको एक मोटी मोटा अर्थ में समझना कि प्रतिफल क्या है। तो जो भी दो या दो से अधिक पक्ष होते हैं जो आपस में एक दूसरे के विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वह जिस बात के लिए सहमत होते हैं, जिस काम को करने के लिए सहमत होते हैं किसी बात पर, उसमें एक प्रतिफल का होना जरूरी है कि उसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो वही चीज़ें जो मिलने या देने के लिए होती हैं वो प्रतिफल कहलाता है। अब इसमें और क्या क्या पॉइंट है हम वो देख लेते हैं। हम्म प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ है। प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ है, ये आपने भी थोड़ी देर पहले समझा ही है कि अगर हम कुछ प्रतिफल मतलब कुछ ठहराव कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई प्रतिफल नहीं है, जैसे कि मैंने कहा तुम मेरे खेत में हल चला दो, और इस बात पे वो सहमत भी हो गया, लेकिन उसके बदले क्या मिलेगा, ये क्या मैं दूंगा, ये मैंने बात नहीं की, तो यह ठहराव नहीं होगा। अगर बात इस तरह से होती है कि तुम मेरे खेत में हल चला दो, मैं तुम्हारे खेत में हल चला दूंगा, या फिर उसके बदले मैं तुम्हें 2 बोरा चावल दे दूंगा या 10 बोरा या आधे या 50% में आपको उसमें जो भी उगाऊंगा उसका 50% आपको दूंगा। तो यहाँ पर अगर सहमति होती है इस फायदे को देख करके कि हाँ मुझे 50% मिलेगा यहाँ जो भी उगाया जाएगा उसका, तो यह जो प्रतिफल है वो व्यर्थ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अब पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, यह आपका पाठ 6। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने समझ लिया अनुबंध क्या है, ठहराव क्या है, प्रतिफल क्या है, प्रस्ताव क्या है, लेकिन अब क्षमता को भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के साथ हम ठहराव या अनुबंध नहीं कर सकते। अनुबंध करने के लिए व्यक्ति को कानूनन रूप से योग्य होना चाहिए, जैसे कि मिनिमम 18 साल की आयु पूर्ण हो चुकी हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, पागल या दिवालिया ना हो, या गजनी जैसे सर्किट ना हो जो कुछ समय बाद सरक जाए या अपनी बातों को भूल जाए। तो संपूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्यिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों के साथ ही हम अनुबंध कर सकते हैं। तो राज्य में इसके लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो, उसकी आयु 18 साल की पूर्ण हो, वो भारत का नागरिक हो अगर आप भारत के अंदर करना चाहते हैं तो, इत्यादि रूप से कुछ प्रावधान है। तो पक्षकारों के बीच में अनुबंध करने की क्षमता का होना यही इस पॉइंट को बताता है कि उनके अंदर पर्याप्त गुण होने चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको इसको पढ़ लेना है, पर इसका मेन उद्देश्य वही होता है कि आपको ये समझा देना कि कौन अनुबंध कर सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। देखिए, जब हम किसी काम को करने के लिए आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और किसी एक मुद्दे पर दोनों राजी हो जाते हैं तो वहीं से ठहराव और अनुबंध हो जाता है। लेकिन अगर हम सामने वाले की सहमति लेना चाहते हैं तो वह सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यह बताने के लिए चैप्टर 7 बनाया गया कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। कई बार हम सामने वाले से किसी काम के लिए सहमति लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है हम उसको अपने बातों में फंसा रहे हों या उसके पीछे हमारा कोई गलत इरादा हो। हम उससे उत्पीड़न लेकर के उनकी सहमति प्राप्त कर रहे हैं, या अभी हमने उसको सब कुछ अच्छा बताया लेकिन बाद में जो बुरा हो सकता है उसके बारे में हमने नहीं बताया। तो ऐसे सहमति या ठहराव अनुबंध कह रहा था व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सामने वाले से सहमति लेते हैं तो किस तरह का होना चाहिए। बातें पूरी कंप्लीट आपको बतानी पड़ेगी, जो भी उस व्यवसाय या काम से रिलेटेड है। आप आधी-अधूरी बात बता कर के अगर सहमति लिए हैं, बाद में जब ये खुलासा होता है कि इसने आगे की बातें नहीं बताई थी, तो वह ठहराव वहीं पर घोषित हो जाएगा। कानूनी रूप से उसको ठहराव या अनुबंध नहीं माना जाता। तो ये बातें हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब आप सामने वाले की सहमति लेना चाहते हैं, तो आप उसको डराएँगे, धमकाएँगे नहीं, या उसकी संपत्ति को हड़प करके या उस पर कब्ज़ा करके या उसको छीनने की इत्यादि तरह के जो उत्पीड़न में आते हैं, इन सभी का प्रयोग आपको नहीं करना है। इनका प्रयोग करके अगर आपने अनुबंध या सहमति ली है, तो यह भी व्यर्थ घोषित माना जाएगा, ठीक है? तो इस पार्ट में हमें यही पढ़ना होता है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आपको दे करके इसमें बताना होता है। मान लेते हैं ए चाहता है कि बी उसके घर को बनाए। तो ए ने बी को कहा कि तुम मेरे घर को बनाओ। अब वो उससे सहमति लेना चाहता है, फ्री में तुम घर को बनाओ। और इसके लिए उसने क्या किया, उसके पुत्र के गले में चाकू रखकर उसने सहमति ले ली कि तुम मेरे घर को बनाओ। अब उसने डर में हाँ बोल दिया कि उसके बेटे की मृत्यु ना हो जाए। तो इस तरह से अगर कोई अनुबंध या सहमति हुई है तो उसको वैध घोषित किया जाएगा। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस उसको एक बार ध्यान से पढ़िए तो आपको बारीकी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मेन उद्देश्य होता है वो मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं ना, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आप ऐसे ही पूरा डिटेल से एग्जाम में लिख सकते हैं अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए तो। ठीक, अब है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव पार्ट 8। तो कौन कौन से ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ 6 मुद्दों में बताया, 6 पॉइंट में। पहला, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, धारा 26। दूसरा, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, धारा 27। तीसरा, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव, धारा 28। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव 29, धारा 29। बाजी लगाने वाले ठहराव, धारा 30। और असंभव कार्य को करने वाले ठहराव, धारा 56। तो कोई कहता है कि इस असंभव काम को मैं कर दूंगा और चल लगा ले शर्त, ऐसा जो शर्त होता है ना, ये सब बाजी के ठहराव कहले जाते हैं। और ये सबको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह का अगर आप कोई ठहराव करते हैं ना, तो ये सब सारे ठहराव व्यर्थ घोषित कर दिए। तो 6 पॉइंट को याद रखिए। अभी इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। तो ऑडियो या वीडियो लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए हम 12 मिनट में इस ऑडियो लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। आप एक बार अगर आप खुद से डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से इसमें पॉइंट्स मिलेंगे लिखने के लिए। बाकी मेरे बताए हुए शब्दों के आधार पर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो एक बार पढ़िए और लिख करके देखिए आप कितना पेज लिख पाते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। बाय बाय।